बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन आपने स्वीकार किया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और इसी के साथ शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के दो सियासी योद्धाओं का सफर, एक पथ पर एक साथ। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो रणबांकुरे एक रथ पर सवार होकर प्रतिद्वंदियों के परखच्चे उड़ाने को तैयार हो चले हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ के गोमती नगर स्थित ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका औपचारिक ऐलान किया। अब मैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन के संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यह लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। इस ऐलान के बाद तय हो गया कि दुश्मनी के 25 साल पुराने किले को ध्वस्त कर सूबे की दो बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में एक साथ बैटिंग करने उतरेंगी। गठबंधन में सीटों का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एसपी और बीएसपी का गठबंधन 78 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें 38 सीटों पर एसपी और बीएसपी लड़ेंगे। 2 सीटें गठबंधन के अन्य सहयोगियों के लिए तय हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी। और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर न रख सके। सीटों पर सहमति के बाद करीब 2.5 दशक से चली आ रही सियासी दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करते वक्त अखिलेश यादव ने मायावती के अपमान को खुद के अपमान से जोड़कर राजनीति में इस जोड़ी की नई जड़ें जमा दी। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों की ये विशेषता होती है कि वो दुख और सुख दोनों में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। वैसे तो बीते शनिवार को दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी घमासान में विरोधियों से एक साथ लोहा लेने का खुला ऐलान किया, मगर इस ऐलान की अंगड़ाई बीते साल बीएसपी अध्यक्ष मायावती के इस बयान के बाद से ही नजर आने लगी थी। उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का तथा अन्य किसी और पार्टी के साथ भी जब भी यहाँ लोकसभा आम चुनाव में कोई चुनावी गठबंधन होगा तो तब फिर वह गुपचुप तरीके से नहीं होगा, बल्कि पूरे तौर से खुलकर ही होगा। सियासी दुनिया में 2019 के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जोड़ की जड़ें पनपने लगी थीं। ये जड़ें तब और मजबूत हुई जब 2018 के सितंबर महीने में सपा के शहंशाह अखिलेश यादव ने गठबंधन की गहराई बताई। हालांकि इन बयानों से पहले दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सुर तब समान दिखाई दिए जब बीजेपी को उसके गढ़ में परास्त करने के लिए सपा और बसपा के उम्मीदवारों ने एक नाव पर सवारी करने की ठानी। इसका नतीजा ये हुआ कि मोदी लहर में 1 साल पहले तक 325 सीट जीतने वाली भाजपा लोकसभा सीट हार गई। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना कमल को खाली करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी के नेता को बधाई देता हूं। उनके कार्यकर्ता नेताओं ने जो
मदद की है, सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद। 2018 में हुए उपचुनाव की कहानी 2019 में फिर से दोहराने, भले ही हाथी और साइकिल ने मिलकर गठबंधन की राह अख्तियार की हो, लेकिन उसके लिए अखिलेश यादव को खासी मेहनत करनी पड़ी है। निजी राजनीतिक मुलाकातों में अक्सर बचकर चलने वाली मायावती के घर मिलने अखिलेश यादव पहुंचे। उपचुनाव में मिली जीत से गदगद अखिलेश यादव 14 मार्च की देर शाम बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मायावी महल में पहुंचे थे। मायावी महल पहुंचकर अखिलेश यादव ने उन्हें जीत का गुलदस्ता दिया। बदले में मायावती ने भी अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी। करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, मगर यहीं से 19 के गठबंधन की पिच तैयार हो चली थी। मार्च में हुई मुलाकात के बाद अखिलेश यादव और मायावती को जहां भी मौका मिला, उन्होंने गठबंधन को जीत के बंधन से जोड़ने पर जोर दिया। अखिलेश यादव अलग अलग मंचों से जहां गठबंधन के फायदे गिनाते नजर आए, वहीं बुआ मायावती भी भतीजे अखिलेश की राह पर चलती दिखीं। इस तरह का निर्णय लेने से पहले दोनों ही दलों ने उत्तर प्रदेश में अपने अपने प्रभाव के क्षेत्रों में और ऐसी जगहों का आकलन ज़रूर किया होगा जहां पे ये दोनों ही दल मजबूत हैं। और अब जब सीटों का बंटवारा होगा और जब एक एक सीट पे हो सकता है कि कुछ असंतोष भी हो, कुछ अलग विरोध के स्वर भी उभरें, तब ये दोनों दलों की अपनी आपस की बात है कि वो उसमें क्या किस तरह का निर्णय लेते हैं। दोनों नेताओं के राजनीतिक इरादों की नींव से गठबंधन की इमारत तो तय थी, मगर इस इमारत में कितने सियासी दल शरण लेंगे, इस पर फैसला अभी बाकी था। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के जोड़ीदार रहे राहुल गांधी गठबंधन में फिट होंगे या नहीं, सभी की निगाहें इस पर टिकी थी। मगर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में समाजवादी पार्टी को मंत्री पद न मिलने से नाराज अखिलेश यादव ने वक्त रहते साफ कर दिया कि इस मेगा अलायंस में कांग्रेस कहीं नहीं। अभी हम कांग्रेस का धन्यवाद दिए, मध्य प्रदेश में हमारे को मंत्री नहीं बनाए कि एक विधायक को जीते हुए को, उन्होंने भी रास्ता साफ कर दिया। तो हम दोनों दलों का धन्यवाद देते हैं कि समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। कांग्रेस को किनारे कर गठबंधन में सीटों के गणित का हिसाब किताब जोड़ने सपा मुखिया अखिलेश यादव नए साल के चौथे दिन ही दिल्ली में मायावती से मुलाकात करने पहुंचे। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर बसपा से गठबंधन की डोर जोड़ना चाहते थे, लिहाजा बुआ मायावती के पास अखिलेश यादव उनकी पसंदीदा सीताफल की आइसक्रीम लेकर पहुंचे। अखिलेश यादव जानते थे कि आइसक्रीम की मिठास से मजबूत होते गठबंधन को बल मिलेगा। आइसक्रीम देखकर मायावती भी खुश हुई कि भतीजे अखिलेश को उनकी पसंद का ख्याल है और ढूंढकर सीताफल की आइसक्रीम उनके लिए लेकर आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ सियासी संबंधों के गठबंधन का सार्वजनिक ऐलान कर दिया। चुनावी इस बेला में सियासी संबंधों का गठबंधन किस तरह विरोधियों पर भारी पड़ सकता है, इन आंकड़ों के जरिए समझते हैं। अखिलेश और मायावती का साथ आना सिर्फ दो दलों का साथ आना भर नहीं, बल्कि इस समाज के एक बड़े तबके का साथ आना है। सपा बसपा के दिल मिलने से एक बहुत बड़ा तबका अपने आप जुड़ जाएगा, क्योंकि यूपी की राजनीति जाति धुरी पर टंगी है और ये जाति धुरी हाथी और साइकिल पर सवार है। अगर जाति आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में 10% यादव है, 18% मुस्लिम, 22% SC/ST, 9% ब्राह्मण, 4 से 5% राजपूत और 3 से 4% वैश्य। मायावती और अखिलेश यादव के साथ होने से यादव, मुस्लिम और दलित वर्ग सीधे तौर पर एक साथ जुड़ गया है, जिसका प्रतिशत यूपी की आबादी में करीब 10% यादव, 18% मुसलमान, 22% SC/ST यानी कुल मिलाकर 50% है। यादव और मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ है। इसके अलावा दलित वर्ग हमेशा मायावती के साथ खड़ा दिखाई दिया है, यानी चुनाव में 50% वोट शेयर साफ तौर पर गठबंधन के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। इतने बड़े वोट बैंक के खिसकने की चिंता बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले भी जाहिर कर चुके हैं। 50% वोट शेयर की कीमत चुनाव में कितनी है, वो इस तरह समझिए कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों को मिला वोट प्रतिशत देखें तो बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में
बीजेपी को 42.30% वोट मिले थे, कांग्रेस को 7.50% समाजवादी पार्टी को 22.20% और बसपा को 19.60% वोट हासिल हुए थे। 42.30% वोट के साथ बीजेपी ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 72 जीती थी। वहीं अगर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के चुनावी आंकड़ों को देखें तो साल 2017 में बीजेपी को 39.7% वोट मिला, हाथ को महज 6.2% वोट हासिल हुए। समाजवादी पार्टी के खाते में 22% वोट गए तो बीएसपी को 22.2% वोट हासिल हुआ। यानी विधानसभा चुनाव में भी 39.7% वोट शेयर पाकर बीजेपी ने 325 सीटें जीती और राज्य में सरकार बनाई। अब अगर 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा के वोट प्रतिशत को जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा हर हाल में 40% के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी बीजेपी के आंकड़े से भी बहुत ज्यादा। 2014 को लोकसभा चुनाव में सपा बसपा को जो 22.20% और 19.60% वोट हासिल हुए, अगर उन्हें साझा करें तो करीब 41.08% बैठता है। वहीं अगर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश मायावती के वोट शेयर को जोड़ें तो करीब 44.02% बैठता है, बीजेपी से 2.5% ज्यादा। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनावों में सपा बसपा को मिला वोट प्रतिशत इन दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिले वोट प्रतिशत से ज्यादा है। और इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के अधिवेशन में इस गठबंधन को महज एक ढकोसला बताया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास है। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। बीते दो चुनाव के अलावा 2009 और 2012 के चुनावी आंकड़ों को देखें तो उन चुनावों में भी सपा बसपा का साझा वोट बीजेपी के वोट पर भारी पड़ा है, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 17.50% वोट मिले थे। वहीं सपा बसपा का साझा वोट प्रतिशत करीब 50.48% था। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 15%, कांग्रेस के पास 11.63% वोट थे। वहीं सपा और बसपा के साझा वोट का प्रतिशत करीब 55.08% रहा। मैं मानता हूं कि चुनाव में इस तरह के जो निर्णय हैं वो केवल एक गणित के भरोसे नहीं लिए जा सकते, कि चूँकि पिछले चुनावों में दोनों दलों का वोट शेयर ज़्यादा होता था या बीजेपी के बराबर होता था, तो आने वाले चुनाव में भी ऐसा ही होगा। जब भी चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा होती है उस समय लोग अपने अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। उसमें क्षेत्र, जाति, धर्म, पिछला रिकॉर्ड, जो प्रत्याशी है उसकी कैसी छवि है, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं, न कि केवल गणित। साझेदारी की ये शक्ति बीते 2 या 4 चुनाव की कहानी भर नहीं है, बल्कि उस दौर में भी सपा बसपा के गठबंधन ने जीत का स्वाद चखा है जब देश भर में राम लहर छाई थी। करीब 26 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के बाद जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। देश में मंदिर को लेकर उफान था। गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा आसमान में गूंज रहा था। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल था। राम लहर के बीच राज्य में फिर से चुनाव का ऐलान हुआ। उस वक्त सपा के मुलायम सिंह और बसपा के काशीराम ने सियासी मौसम को भांपते हुए बीजेपी के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया और नारा दिया, मिले मुलायम काशीराम। राम धुन पर सवार बीजेपी से गठबंधन की सियासी टक्कर हुई, जिसमें सपा बसपा ने जीत दर्ज की और सरकार बनाई। हालांकि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, लेकिन जाते जाते ये चुनाव इस बात की गवाही दे गया कि सपा बसपा का गठबंधन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भेंट नहीं चढ़ता। गठबंधन और इसका प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति तक ही सीमित रहेगा,
क्योंकि 2019 के चुनाव के बाद अगर केंद्र में किसी गैर भाजपा दलों के सरकार बनने की बात उठती है तो क्या ये दोनों दल इतनी सीटें ला पाएंगे कि वह केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित कर पाएँ? ऐसा कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर है, जबकि कांग्रेस बाकी सभी राज्यों में चुनाव लड़के कुछ न कुछ बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश भी कर रही है। 25 साल बाद एक बार फिर सपा बसपा के बीच गठबंधन का रिश्ता पनपा है। इस पनपते रिश्ते में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका के आगे असमंजस है। 50% से ज्यादा का वोट बैंक सपा बसपा गठबंधन के पास है। इस वोट बैंक के सहारे दोनों पार्टियां 2019 में मोदी को मात देने की उम्मीद का दंभ भर रही हैं। मगर दंभ भरती उम्मीदों को डुबोने के लिए बीजेपी ने भी चुनावी बिसात पर 10% आरक्षण का पासा फेंक दिया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। SC/ST एक्ट में बदलाव के बाद से ही बीजेपी और सवर्ण समाज में खाई पनपने लगी थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली हार से बीजेपी को इस खाई का अंदाजा हो गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो 2019 में बीजेपी को विधानसभा जैसा नुकसान न हो, इसीलिए मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण का तोहफा दिया है। 10% आरक्षण वाले तोहफे को तहस नहस करने के लिए भी गठबंधन ने रणनीति तैयार की है। इस रणनीति का आधार गठबंधन से किनारे कर दी गई कांग्रेस पार्टी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखना सपा बसपा और कांग्रेस के शीर्ष वर्ग की प्लानिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में शामिल होती है तो ब्राह्मण समाज का 10% वोट बीजेपी के पाले में जाना तय है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन से अलग होकर चुनावी युद्ध लड़ती है तो वो ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी कर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। सवर्ण वर्ग के लिए 10% आरक्षण की बात लागू हुई है पिछले दिनों। उसका असर क्या होगा ये तो तब देखने को मिलेगा जब वास्तव में इस कानून के तहत कुछ नौकरियां लोगों को मिलने लगें। और मुझे नहीं लगता कि इस कानून का असर तुरंत देखने को मिलेगा या 1-2 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, समाज के कई वर्गों में इस इरादे की तारीफ ज़रूर हो रही है कि कम से कम किसी सरकार ने इस तरह की बात सोची। अब वापस बात करते हैं सपा बसपा के बीच हुई सियासी दोस्ती की। बीएसपी के साथ राजनीतिक दोस्ती करने का फायदा पार्टियों को हमेशा मिला है, क्योंकि बीएसपी गठबंधन वाली पार्टी के साथ अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहती है। गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में बीएसपी वोट ट्रांसफर का एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। ऐसे में इस गठबंधन के सफल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। मगर सियासत की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ हर बार आंकड़े ही जीते ऐसा संभव नहीं। अब 19 में हाथी और साइकिल एक साथ कितना वोट समेट पाते हैं ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल करीब 25 साल बाद सपा और बसपा के दिल मिले हैं, जो राजनीति के नए युग की शुरुआत है। सबसे इतर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या 3 साल बाद होने वाले चुनाव में भी ये गठबंधन जारी रहेगा? क्या 2022 में भी बीजेपी को रोकने के लिए सपा और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने ये साफ कर दिया कि ये साथ आगे भी जारी रहेगा, लेकिन सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। कब कौन किसके पाले में चला जाए, ये देखने वाली बात होगी।